Welcome to Unacademy Sapiens. Hello, my dear students. I am Nishant Vashne. I am working since last 17 years in the field of supplementary education. I have worked with reputed institute in Kota as a chemistry faculty for IIT JEE or NEET. I felt so much proud of to share with you guys. I have taught many top rankers in medical division. Hesh Shah, NEET rank 1, AIMS rank 4 in 2016. Ekansh Goyal, NEET rank 2, AIMS rank 9. Mridul Sharma, Air 5 in AIMS 2016. Rishabh Raj, AIMS rank 7 in 2017. And Prince Chaudhary, NEET rank 5th in 2018, and many more. So I felt that it's a time to share all those experience with you, and I know how to get a good rank in NEET or medical exam. So my experience will definitely enrich your preparation. So looking forward to you and hope we will having a good time together. Now I am introducing my old students, 2016 topper Mridul Sharma and Ekansh Goyal. Welcome Ekansh Goyal and Mridul. Hello sir, thank you. Hello sir. Now Ekansh Goyal, आप अपने बारे में कुछ बताइए. So I'm Ekansh Goyal. I currently live in Odisha and I'm in 4th year MBBS at AIMS Delhi. I got NEET rank 2 and AIMS rank 9 in 2016. And I have my colleague with me, Mridul. अच्छा, तो चलिए now introduce the Mridul Sharma, 5th rank AIMS 2016. तो मैं चाहूंगा सबसे पहले मृदुल आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें. बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं आपको. पहले तो हाय एवरीवन, माय नेम इज मृदुल शर्मा एंड मैं सर का स्टूडेंट था. 2016 बैच से है और अभी करेंटली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली. सो I wrote my exams in 2016 and I got AIR 5 in AIMS and AIR 35 in NEET. So I hail from the city of Kota itself, so मतलब मुझे home sickness का तो कभी problem नहीं हुआ इसलिए. And it was a nice experience and it is a good experience to talk with people again, which through the stages which we have been through earlier. ओके, तो एकांश सबसे पहले आपने कब सोचा कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए? सर लाइक बेसिकली मतलब मैंने ऐसे बचपन से तो नहीं सोचा था. Although like जब 10th में when you have the situation like when you have to choose between medical or engineering stream, then like I think that was the time when I decided कि हाँ I have to choose the medical stream, and then I decided to choose bio, and one thing led to another. मुझे याद है 2016 में हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे थे और तुम बहुत आराम से पढ़ते थे, कभी कोई टेंशन नहीं, अंडर 10 में. और साथ कमाल की बात यह है कि तुम तीनों लोग एक बैच में थे और तीनों लोगों ने बहुत शानदार एम्स अंडर 10 रैंक दी, एकांश और मृदुल तीनों ने. और तीनों को मैंने कभी टेंशनाइज नहीं देखा, इवन कि कभी भी ऐसा नहीं देखा कि सर हम क्या बुक्स कर लें, हम कितना और पढ़ लें. तुम लोग बहुत ही आराम से तैयारी करते थे. तो मुझे एक बार ये जरूर जानना है कि ये शांति और इस तरीके से मोटिवेशन, क्योंकि मैं आप 16 से लेके आज 20 हो गया, बहुत सारे बच्चे हमने पढ़ाए इसके बाद, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे परेशान रहते हैं, टेंशनाइज हो जाते हैं, उनको लगता है कि सर हम क्या कर लें और क्या करना चाहिए, और मतलब लगातार उनको परेशानी रहती है कि सर टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं. तो मृदुल एक बार ये जरूर बताओ कि ये कूलनेस का क्या राज था तुम लोगों का? सर एक्चुअली में शायद कहीं ना कहीं हम तीनों के दिमाग में प्राइमरी गोल कभी रैंक लाना रहा नहीं था. तो हमारी जब सब्जेक्ट या फिर किसी भी प्रिपरेशन के लिए अप्रोच थी वो ये थी कि मतलब रैंक हमारे हाथ में थी भी नहीं कभी, बहुत अनप्रिडिक्टेबल सी चीज है. जो चीज हाथ में थी वो थी प्रिपरेशन. सो हमने रादर शायद मतलब एटलीस्ट मैं ना तो रादर फोकस करने की कि रैंक क्या आएगी उसके बारे में बार बार टेंशन लेने के, मैंने सब्जेक्ट्स पे फोकस किया कि मतलब जो बेस बन रहा है वो क्लियर रहे, क्योंकि ये पता था कि अगर रहेगा तो शायद हाँ और बेटर परफॉर्म करूंगा. और एक नेसेसरी अमाउंट से ज्यादा स्ट्रेस लेने का अब वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है.
सो आई डोंट थिंक कि कुछ ज्यादा फायदा हुआ था। और मतलब टेंशन को ईज करने में पेरेंट्स का भी बहुत ज्यादा रोल रहता था, क्योंकि कभी ना कभी 2 साल में एक बार तो इनएविटेबल, मतलब कभी ना कभी इनएविटेबल तो होता ही है कि मतलब हाँ, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में चलता है कि हाँ, प्रिपरेशन शायद थोड़ी वीक है, कभी टेस्ट में नंबर कम आ गए। सो हम आ गए। मतलब उन्होंने भी काफी रिलैक्स करने में हेल्प कर गई थी कि मतलब तुम्हारा काम प्रिपरेशन है, तुम रैंक पे फोकस मत करो, वो अपने आप आ जाएगी, बट सब्जेक्ट्स एकदम क्लीन रखना है। सर मतलब जो मृदुल ने बोला वो तो है ही, जो भी उसने बोला, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि टेंशन, जैसे उसने बोला, टेंशन होती तो थी कभी कभी, बट हम उसको इतना ओवर पावर नहीं करने देते थे अपने आप को। लाइक जैसे कि उसने कहा, पेरेंट्स वर बिग सपोर्ट एंड कभी कभी फ्रेंड्स थे। तो सभी के साथ होता है कि कुछ मतलब लगता है कि यार नहीं आता, क्या होगा, कम आ जाएंगे, तो होता है सबके साथ, तो इतनी बड़ी बात नहीं है, बट उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। एंड सेकेंडली ऑल्सो मतलब हम लोग इतना सोचते नहीं थे फ्रैंकली स्पीकिंग, इतना कि क्या होगा, निकालना है फर्स्ट टाइम में निकालना है। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा फैक्टर था। अब अगर मैं सोचूं कि अभी मेरे पास जितनी नॉलेज है और फिर मैं फिर से 11th में जाऊं तो शायद टेंशन ज्यादा लूंगा मैं अभी। तो वही था कि इतना ज्यादा ऐसे सर पे नहीं चढ़ा के रखा था कि हाँ हाँ करना है, बट हाँ बैक ऑफ द माइंड फोकस थे, तो आई थिंक। अपने थोड़ा पेरेंट्स का जो प्रिपरेशन में रोल था, मेंटर्स का, वो भी थोड़ा एक्सप्लेन करो एकांश। अगेन सर मैं ये बोलूंगा, जैसे किसी को भी ऐसे एग्जांपल नहीं लेना चाहिए ऐसे कि इसने ऐसे किया तो हमारा भी ऐसा होना चाहिए, सबका अलग होता है। तो मेरा क्या था मैं वो बता सकता हूँ कि मेरे मम्मी का तो खास करके थोड़ा ज्यादा रोल था। मम्मी मेरे साथ लाइक फर्स्ट के 6 महीने, लास्ट के 2-3 महीने रही थी कोटा में। तो शी वॉज अ बिग हेल्प फॉर मी पर्सनली, कि मैं जब भी, जैसे मेरुल ने बोला कि टेंशन होती थी तो मम्मी को बताता था। और फिर पापा का भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल था, क्योंकि जब सारे फॉर्म्स आए थे एग्जाम के, लाइक व्हेन जब सारे एडमिशन फॉर्म भरने होते हैं, तो फ्रैंकली मैंने खुद से नहीं भरे थे ऑलमोस्ट कोई भी, मतलब पापा ने किया था सारा काम। और मेरे ख्याल से छोटा नहीं था, काफी काम करना था, टिकट्स वगैरह भी करानी थी, तो सारा पापा ने किया। तो कभी फील नहीं होने दिया ऐसे कि मेरे पास पढ़ाई के अलावा भी कुछ और बर्डन है मतलब। तो ये ओके। एक बड़ा पार्ट था डेफिनेटली। और पापा ने सपोर्ट किया। पापा मतलब पापा को पापा ने बोला कि मम्मी को कि अगर आपको जाना है तो जाओ, ऐसा नहीं था कि रहो। और भाई का भी सेम रोल था। भाई से मैं बात करता, लेकिन अभी भी फ्रीक्वेंटली, अब तो घर पे हूँ, वैसे जब मैं एम्स में होता हूँ तो ऑलमोस्ट 2-3 दिन में एक बार बात हो जाती है। एंड भाई और मैं सिमिलर एज के थोड़े, तो फिर जो भी बात होती है टेक्नोलॉजी की, गेम्स वगैरह की, ये सब बात कर लेते हैं, फोन्स की। तो सब चीज फैक्टर प्ले करता है। टीचर्स का रोल बहुत क्रूशियल है ही, सबको पता है, क्योंकि पूरे 11th-12th में वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, और हम लोग क्लासेस में ही मोस्ट टाइम लगाते थे। एलन में ऑलमोस्ट लाइक 8 आवर्स हम लोग कोचिंग करते थे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स के साथ ही इंटरेक्ट करने में जाता था। उसके बाद घर पे आके थोड़ा पढ़ते थे। तो टीचर्स का क्रूशियल रोल है, क्योंकि नोट्स बनाना है, डाउट्स क्लियर करना है, सब कुछ टीचर्स पे डिपेंड किया था। जैसे आपने सर हमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई थी, तो मतलब टीचर की इम्पोर्टेंस होती है कि वो कंसेप्ट कितने क्लियर करता है, कितनी चीजें कवर करता है। एंड सर आपने हमारे लिए फिजिकल केमिस्ट्री में इतना किया, तब जाके हम लोग वो कर पाते थे जो हमने किया। तो सर टीचर्स का काफी मेन रोल है इसमें। तो एकांश ने भी बोला कि भाई देखिए लास्ट मोमेंट पे मम्मा उसके साथ थी, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी अगर साथ रहते हैं तो उसका भी एक बहुत बड़ा रोल तो है ही, क्योंकि बच्चा अकेला रह जाता है तो उसे कई तरह की टेंशन कई बार एग्जाम के टाइम पर हो जाती हाँ, वो एंजाइटी इनएविटेबल है, मतलब वो होनी ही है, वो साथ में एग्जाम लेके आता ही है। तो है। उस टाइम पे अगर मतलब उस टाइम पे एक ब्रेक डाउन नहीं होने देना, और मतलब लास्ट के कुछ मंथ्स में ऐसे जो क्रूशियल होते हैं रिवीजन वगैरह के लिए, तो उस टाइम पे भी पेरेंट्स अगर साथ में होते हैं तो कभी ऐसे डाउन फील नहीं होता, और आप अपने गोल की तरफ फोकस रहते हो हमेशा, तो काफी ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा ये और बताओ यार, जिस दिन रिजल्ट आया तो जैसे तुमने बताया कि सर मैंने रैंक सोच के तो प्रिपरेशन की नहीं थी, अब रिजल्ट आया और तुमने देखा कि अंडर 10 रैंक्स हैं और मैं भी हूं और मेरे फ्रेंड्स सब लोग अंडर 10 आ गए हम लोग, तो तुम अपनी पहले बताओ, फिर मैं एकांश से पूछूंगा कि उस दिन तुम्हें कैसा फील हुआ कि मेरी रैंक है और इतना बड़ा एग्जाम, इंडिया का वन ऑफ द टॉप एग्जाम, टफेस्ट एग्जाम, एम्स में तुम्हारी इतनी अच्छी रैंक, तो 5th रैंक लाना मतलब
प्राउड की बात है। तो ये कैसा फील हुआ तुम्हें उस दिन की? सर ऑनेस्टली बताऊं तो मतलब खुद को इतना ज्यादा भी कुछ वो फील नहीं हुआ था, लेकिन जो असली में खुशी मिली थी ना, वो पेरेंट्स की खुशी देख के मिली थी। कि हाँ, मतलब जब उनको देखा एक बार तो ऐसा लगा कि हाँ मतलब कुछ कुछ वर्थ इट अचीव किया किया है है। मैंने पापा के लिए, मम्मी हाँ, के लिए। तो पेरेंट्स को देख के असली खुशी हुई थी। फिर उसके बाद मतलब फंक्शंस वगैरह ये वो उन सब में टाइम निकल गया, पेरेंट्स से बात करके मतलब काफी काफी कुछ चेंज हो गया। मतलब पेरेंट्स एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि शायद मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभी जैसे जितना हम टेंशन लेते हैं ना, वो सारा पेरेंट्स को ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन उनके पास कहीं निकालने को नहीं होता वो टेंशन। हम्म। तो उनका जब वो एकदम से टेंशन रिलीज होता है ना एग्जाम के बाद, वो वाली फीलिंग मतलब डिस्क्राइब करने लायक मतलब वर्ड नहीं है सीरियसली। बेटा अभी क्या हो रहा है कि ये जो 2020 के लिए बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे, और अचानक से एग्जाम खिसकता जा रहा है, और लगातार अभी जुलाई में भी मुश्किल है होना। तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा बताओ कि वो इस टाइम को किस तरीके से फेस करें कि उनको टेंशन भी नहीं हो, उनकी प्रिपरेशन पर भी कोई लैकिंग नहीं आए। तो उन्हें क्या करना चाहिए? सर काफी रिलेटेबल सी सिचुएशन है, क्योंकि मतलब हम एग्जैक्टली वो एग्जाम तो नहीं देने वाले, लेकिन जो कॉलेज के असेसमेंट्स वगैरह है वो ऐसे कभी भी शिफ्ट होते रहते हैं, कभी कुछ नोटिस आता रहता है कि अब हम्म। क्लासेस ऐसे रिस्टार्ट होंगी। तो मेरे हिसाब से अभी पेशेंट रहना ज्यादा, पेशेंट रहें और प्रिपरेशन करना भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर एग्जाम हुआ मतलब अभी जो भी डेट रिलीज होती रहती है, जो भी डेट निकलती है, तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन अप टू डेट रखना इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर आपने कहीं भी वापस लूज छोड़ी अपनी प्रिपरेशन, तो वापस चीजों में लैक्यूने होंगे और सफर करना पड़ेगा। और हम्म। आप ये सोचो कि मतलब ये सोच के प्रिपरेशन करें कि बाकी सबके पास भी उतनी एक्स्ट्रा टाइम है, तो शायद वो ज्यादा प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं इसको अपने लिए मोटिवेशन, एज अ मोटिवेशन यूज करके भी प्रिपरेशन को अपनी को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। मे बी ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, मतलब इंटरेस्टिंग रहेगा सिनेरियो। और जो भी अपने वीक पॉइंट्स है उसको लगातार स्ट्रेंथन करते रहें, और उसके बाद चीजें रिवाइज करते रहें, जिससे कि वापस कहीं पे भी गैप ना आए। और पता नहीं मतलब क्योंकि बहुत ही मतलब ऐसी सिचुएशन हमने भी अजीब पहली बार फेस सिचुएशन करी है, है। शायद आप लोगों ने भी पहली बार फेस करी है। तो इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी का सॉल्यूशन नहीं है, हम्म। बट आई गेस खुद को अभी मेंटल बैकअप दें और प्रिपरेशन करते रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम भी बताओ थोड़ा सा एकांश भाई, जो हमारे तुम लोगों के भी जूनियर्स हैं, और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी अभी जो प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके नंबर भी अच्छे आ रहे थे, लेकिन एक बहुत लंबा टाइम जब खिंचता है तो बड़ा दिक्कत हो जाती है कि भाई बच्चे को भी लगता है कि मैं कब तक पढ़ता रहूं, अब मैं क्या करूं, मेरा कोर्स तो कई बार हो ही चुका, मैंने रिवीजन तो कर लिया, टेस्ट में भी नंबर मेरे आते ही थे। अब लगातार उसको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अब फिर 26 जुलाई का पेपर भी आगे बढ़ सकता है। तो एकांश, तुम्हारी इसमें क्या इनपुट्स रहेंगे? थोड़ा सा बताओ, सजेस्ट करो इन बच्चों को जो 2020 दे रहे हैं। सर जैसा कि मृदुल ने बोला, मोस्टली कि वो सब ट्रू है कि एक तो हमारी सिचुएशन भी सेम है कि हमारे भी क्लासेस रीशेड्यूल हुए, एग्जाम्स आने वाले, एग्जाम्स का भी पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, तो एक अनसर्टेनिटी है। तो एज अभी के लिए लाइक उनको ये बस ये सोचना चाहिए कि उनका एज ऑफ नाउ पहली बात तो काम है कि एग्जाम होगा नहीं होगा, कब होगा, ये सोचना उनकी हेडेक नहीं है। तो सबसे पहले इसको सोचना बंद करे कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कब होगा। तो इसको तो फोकस हटा दे, खुद का फोकस पढ़ने पे रख सकते हैं। फिर अब जैसा कि आपने बोला कि मोनोटोनस हो जाता है कि पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, कब तक पढ़े, कर लिया ये कर लिया, रिपीट हो रहा है। तो उसके लिए आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अभी, क्योंकि जैसे कि मेरे ने बोला कि अभी एक्स्ट्रा टाइम है, तो कोई उसको अच्छे से यूटिलाइज करेगा, उसको काम अच्छे से यूटिलाइज करेगा। इसमें मुझे भी क्या लगता है ना एकांश, जैसे जब तुम लोग पढ़ते थे या तुम्हारे नेक्स्ट ईयर जो भी टॉपर्स बच्चे हैं, ऋषभ था, प्रिंस था, तो मुझे ऐसा लगता है कि सेम गाइडेंस जो है वो हर बच्चे पर एप्लीकेबल नहीं है। जैसे अभी मान लीजिए मुझसे कोई पूछे कि 2020 का बच्चा फोन करके पूछे और मैं उसको केवल एक बात बोल दूं, बेटा टेस्ट प्रैक्टिस करो, या आप, और तो एक जैसी चीज सब पर नहीं लगती, बिकॉज कैटेगरीज होती हैं स्टूडेंट्स में।
तो मैंने जो अभी अपने बच्चों को इस समय सजेस्ट किया इस कोरोना टाइम में, तो मैंने 3 कैटेगरी बनाई थी। मैंने ये बोला कि अगर आप टॉप ए कैटेगरी के बच्चे जो हैं, उनको तो क्या करना चाहिए, अपनी माइक्रो एनालिसिस करनी चाहिए। मृदुल, आप भी है ना, आप भी थोड़ा सा बताना, जो मैंने बच्चों को यहाँ पर सजेशन दिया है वो ठीक है, और इससे बेहतर कुछ और हो सकता है, तो आप अपनी भी राय बता सकते हैं, क्योंकि आपने वो एग्जाम बहुत अच्छे से और विद इन द अंडर 10 रैंक उसको क्रैक किया था। तो मैंने बताया कि जैसे टॉप बच्चा जो है वो अपने टेस्ट में अब ये ट्राई करे कि मेरी किस माइक्रो लेवल पर गलती हो रही है। जैसे सपोज कोई बायो का वर्ड ले लेते हैं, या केमिस्ट्री में मैं जाऊं, तो सपोज बार बार उसका हेनरीज लॉ का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उस बच्चे को अब ट्राई ये करना चाहिए कि मैं सिर्फ उस पोर्शन को थोड़ा और अच्छे से एनसीईआरटी से क्लियर करूं, और इस तरीके से वो एक डायरी मेंटेन करे कि मेरी किस पर्टिकुलर हेडिंग पर लगातार क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो उसको वो पढ़ना चाहिए इस टाइम। और फिर आता है कैटेगरी बी। कैटेगरी बी वाला बच्चा वो है जिसके पूरे ईयर में 500 से 600 के बीच में मार्क्स आ रहे थे, है ना, उसको कभी लगता था मेरा हो जाएगा, कभी लगता था नहीं होगा। उसको मोर प्रैक्टिस करनी चाहिए, मतलब वो टेस्ट दे और प्रैक्टिस करे। और तीसरे बच्चे जो हैं जिनका सबसे ज्यादा बेनिफिट हो गया, जो सी कैटेगरी है, जिनके पास टाइम एक तरह से उनका 2 साल में 1 साल का उनको एक बार पेपर देना है, लेकिन उनको टाइम मिल गया लगभग 2 साल का, तो उनको अपने टॉपिक्स और ज्यादा से ज्यादा कवर करने चाहिए, क्योंकि इस समय सिलेबस जितना जल्दी जल्दी वो कवर करेंगे तो वो सी कैटेगरी से प्रमोट होकर बी तक जा सकते हैं। उनको मैंने ये बोला। तो क्या इसमें कुछ और मुझे सजेस्ट करना चाहिए था एकांश, या तुम भी अपनी तरफ से कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे बच्चे जो इसी साल एग्जाम देंगे वो देखेंगे, तो चाहेंगे कि और भी कुछ सजेशन हो एकांश का, मृदुल का, तो बताएं कि किस तरीके से वो इस टाइम पर अपने आप को बेहतर तरीके से उनका परफॉर्मेंस, जो कहते हैं ना कि पूरे साल हमने पढ़ाई की, और ऐसा ना हो कि इस टाइम के चक्कर में उनका परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो जाए। सर आई थिंक जो आपने क्लासिफाई किया है काफी एप्ट है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट की, जैसे जो सफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हैं वो एनालाइज करें, जो और इम्प्रूव करना चाहते हैं वो पेपर्स करें, जिनका जो रह गया वो कवर करें। बट लाइक इसके ऊपर मेरा एक और रहेगा कि हर एक, जैसे कि आपने बोला कि हर एक स्टूडेंट इंडिविजुअल है, तो जरूरी नहीं है कि वो लाइक इसको बांध ले या ऐसा करे, तो वो अपने हिसाब से खुद की माइक्रो मैनेजिंग भी कर सकता है। जैसे इवन दो उसके टॉपिक्स कवर्ड नहीं है, तो उसको जो लगता है कि उसको बेनिफिट होगा वो उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकता है। लाइक he can devise a study plan according to himself। बाकी जो आपकी टिप्स है वो माइंड में रखते हुए, लाइक अगर उसका कम आ रहा है तो वो मल्टीपल चीजें भी कवर कर सकते हैं, ताकि उसको जो लगता है उसके लिए बेस्ट है वो करे। प्लस इसमें एक और चीज, एक स्ट्रैटिफाई भी कर सकते हैं कि हर एक कैटेगरी का बंदा भी क्या चीज करे। लाइक जैसे आपने बोला ए बी सी के 3 कैटेगरी होंगे, तो उसमें भी ए वाले में भी अलग अलग टाइप के लोग होंगे जो अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, कोई ऐसे करेगा। तो सबको अपना इंडिविजुअल बेसिकली ध्यान रखना चाहिए कि कैसे उनको सूट करता है पर्टिकुलरली। हाँ तो आई मृदुल। थिंक इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। सर हाँ, मतलब काफी पर्सनलाइज्ड अप्रोच है अपनी अपनी। आपने जो बोला, मतलब मेरे को नहीं लगता कि उससे बेटर समराइज कर सकता हूँ मैं जो भी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन हाँ, जरूरी ये है कि अपने वीक पॉइंट्स खुद आइडेंटिफाई करें। हर किसी के वीक पॉइंट्स अलग अलग इंटेंसिटी के होंगे, हाँ, किसी के कम होंगे, किसी के ज्यादा होंगे, तो उन पे वर्क करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन कि ये सोचना कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। कि अगर मेरे को ये सिलेक्ट करना है कि मैं ऑनलाइन से किस तरीके से बेस्ट कंटेंट यूज कर पाऊं, तो क्या करना चाहिए मेरे को, किस सिलेक्शन का मेरा बेस क्या रहना चाहिए? सर आई थिंक लाइक ऑल्दो ये थोड़ी सी रिलेटिवली न्यू प्रॉब्लम है, आई थिंक दिस इज वेरी सिमिलर टू जो पुरानी एक प्रॉब्लम है, बहुत पुरानी, कि बुक्स कौन सी पढूं। लाइक हाँ मार्केट हाँ। में स्ट्रॉन्ग बुक्स हैं, तो ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, आईआईटी की भी पढ़ लूं, नीट की भी पढ़ लूं, एम्स की भी पढ़ लूं। तो आई थिंक वही कंसेप्ट कहीं ना कहीं लागू होता है। वन ऑफ द थिंग्स विच इज इम्पोर्टेंट, लाइक एटलीस्ट फॉर अस, हमारे सीनियर्स जनरली हैं, तो लाइक वी आस्क देम फॉर गाइडेंस कि आप लोग ने क्या फॉलो किया। ऑल्दो जरूरी नहीं है उन लोगों ने सही चीज फॉलो की हो, बट इट्स लाइकली कि अगर उनको कुछ सक्सेस मिली है इससे, तो आई थिंक सही लाइंस पे होगा। तो वन ऑफ द थिंग इज कि कंसल्ट योर सीनियर्स। एंड फिर इससे भी एक ऊपर स्टेप आता है, वो तो सीनियर है, 2-4 साल ही बड़े हैं। कमिंग टू टीचर्स, आप लाइक आपने बोला 17 साल से आप पढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस की
यू विल नो कि कौन सा मटेरियल जेन्युइन है. ऑब्वियसली आपका तो हो गई, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये कंसल्ट तो कर सकते हैं कि यहाँ से पढ़ोगे तो यहाँ पे अच्छा मटेरियल अवेलेबल, क्योंकि आप इतने सालों से देखते आए कि कहाँ पे कैसा कंटेंट है. तो डेफिनेटली आप यू कैन गाइड द स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स सीनियर से पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं. फिर जैसा कि मृदुल ने कहा, अभी एक्सपेरिमेंटेशन का फ्रैंकली इतना टाइम नहीं है ना. आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो सब चीज का, कि नहीं मैं सब कुछ पढ़ लूं, या फिर पूरी एक सपोज फिजिकल केमिस्ट्री में पूरा साल निकाल दिया और बाकी कुछ पढ़ा ही नहीं. हाँ, खैर तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा कि बच्चे जो है वो अगर एक्सपीरियंस्ड और इस तरीके से छांटेंगे तो उनको कंटेंट भी बढ़िया मिल जाएगा, तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और उनका उतना नुकसान भी नहीं होगा अगर वो ज्यादा भटके नहीं तो. चलिए सर, तो इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा. जैसे ये सिमिलर प्रॉब्लम, जैसे काफी लोग जब इनिशियली कोटा में आते थे तब उनको ये समझ में नहीं आता था कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए. तो आई थिंक काफी हद तक वो सिमिलर प्रॉब्लम है कि मतलब अभी भी आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं कि आप कहाँ से क्या चूज कर सकते हैं. सो आई गेस वहां पे भी जब भी डिसीजन जो चीज डिसीजन को गवर्न कर रही होती थी तो वो यही थी कि हाँ, काफी रिलायबल सोर्स है, काफी अच्छी कोचिंग है, काफी अच्छे टीचर्स हैं जो कि हमें बिल्कुल सही गाइड करेंगे, काफी हमारे से पहले वाली जनरेशन के स्टूडेंट्स को करते आए हैं. तो आई गेस अनअकैडमी वो प्रोवाइड कर रहा है, तो मे बी ट्रस्ट करना इतना रिस्की चॉइस नहीं है जितना शायद बाकी किसी चीज को होगा. चलो तो मैं तुम्हें भी बता दूं, हालांकि अब तुम्हारे काम का तो रहा नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ साथ इस इंटरेक्शन प्रोग्राम के थ्रू मैं ये बता दूं कि मैंने अनअकैडमी पर ज्वाइन किया है और मेरे अपकमिंग कोर्सेज बहुत जल्दी आने वाले हैं फॉर क्लास 11, 12 और कोशिश करेंगे कि 2020 जिनको देना है उनके लिए भी कुछ क्लासेस अरेंज कर पाएं. और इसके रिगार्डिंग मेरा फर्स्ट वीडियो रिलीज होगा आज ही, जो बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, मतलब उसमें बिल्कुल मैं फ्री आपके सामने अवेलेबल रहूंगा और बताऊंगा कि 2020 में हमें किस तरीके से और काम करना चाहिए. इस कोरोना टाइम पर अगर हम लोग की प्रिपरेशन चल रही है तो हमें और किस तरीके से लैक ना करते हुए और बढ़िया बनना चाहिए, और इसके लिए डिस्क्रिप्शन जो है आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा. तो थैंक्स मृदुल, थैंक्स एकांश. आज हम लोगों ने इतने सालों बाद फिर से बात की, बहुत अच्छा लगा और तुम लोगों ने और मैंने मिलकर काफ़ी चीज़ें बताने की कोशिश की है. अगर बच्चे इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं तो अच्छा रहेगा और बहुत जल्दी मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर, स्टे सेफ. बहुत अच्छा लगा सर इतने टाइम बाद. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे.